हम्म। सुबह चूचू पापा है ना। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। हाँ जी, कैसे हैं आप सब भाई? हाँ, वो तो ये था, सबसे पहले उसी ने जवाब दिया। अच्छा भाई, हमने कल एक सवाल दिया था और होपफुली आप लोगों ने उसको किसी हद तक पहुंचाया होगा, ऐसा ही ऑनलाइन वालों। जल्दी बता दो, कहीं ना कहीं तो पहुंचा के आए होगे। चलें जी, अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। ये भाई आपको दिया हुआ है सवाल, इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। ये था जी। इसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ ये दी हुई थी, हम एक एक एडजस्टमेंट करके डिस्कस करते हैं और इसको किल करते हैं, सही है जी। अच्छा भाई, हमने ये देखा कि ऑन January 1 बंटी लिमिटेड लीज अ प्लांट हैविंग अ फेयर वैल्यू रुपीज 8 लाख टू बबली लिमिटेड फॉर 5 years, परचेज बाय बंटी लिमिटेड ऑन December 31, 2019। बंटी रिसीव्ड 50,000 as a down payment for the lease arrangement and incurred 30,000 as a legal cost, out of which 30% reimbursed by Bubbly Limited. The rate implicit in the lease was 8.5%. Bunty Limited accidentally incorporated the transaction as a operating lease. Asset purchase for leasing included in PP on Bunty Limited at rupees 8 लाख, वो पीपी में शामिल हुआ है। मेरे ख्याल से इसको डी रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए था पीपी से। अगर ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है, ऐसा ही है। इसने भंगी ने कौन सी की है? ऑपरेटिंग। देखो इसमें तुम्हारी बचत इसमें है कि इसने तुम्हें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के आखिर का नहीं दिया, वरना इंतकाल हो जाता। वरना आपको फिर रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती, जितना डेप्रिसिएशन था वो रिवर्स होता, वो अलग से एंट्रीज आती। सही है जी, ऐसा ही ऑनलाइन वालों। ओपनिंग उसने ओपनिंग कर दी तो एनआईएफएल कैसा है? अच्छा, इसी ये मुझसे सवाल इसने भी पूछा था। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सवाल में वो कह रहा है दैट मीन्स कि उसने किया ऑपरेटिंग लीज। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई एनआईएफएल से मैच हो रहा है, तो उसकी लॉजिक बता रहा हूँ। एनआईएफएल से मैच होने का रीजन ये है, एनआईएफएल आने का रीजन ये है कि हो सकता है कि एक से ज्यादा लीजेज हो। नहीं, सेम अमाउंट देखो ये, मैं बता दूं, सही सुन तो सही। वही तो बोल रहा हूँ, आईडीसी एसेट जो है वो हमेशा ऑपरेटिंग लीज में आता है। आईडीसी एसेट जो, सुनो सुनो सुनो, आईडीसी एसेट जो है हमेशा ऑपरेटिंग लीज में आता है, फाइनेंस लीज में नहीं आता, वो एनआईएफएल में आ जाता है। पहली बात ये है। और मैंने तो जानबूझ के ये हरकत की है ताकि बच्चे देखें और बोलें कि बाबू ये तो ये फाइनेंस लीज है, ये गेम है। तो आपने करना क्या, जो सवाल में लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। सही है। अभी देख लेते हैं पहली एडजस्टमेंट को, आ जाओ जी। अच्छा भाई, अब सही एंट्री बनाने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसने क्या एंट्री बनाई होगी और बनानी क्या है। ऐसा ही है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पे फोकस करिएगा और आप यस और नो में बताते दीजिएगा मुझे। आपको ये पता है कि इसमें रेंटल भी नहीं बताया गया, वो भी निकालना है, ऐसा ही है। फेयर वैल्यू यही थी, चेक करो जल्दी जल्दी, यस और नो में जवाब देना। यही है। डाउन पेमेंट ये थी। आईडीसी ये कुल मिला के आपकी रिकवरी होगी, ऐसा ही है, इंक्लूडिंग आईडीसी। मुझे एक बात बताओ, आपका रेंटल कितने लोगों ने ये निकाल लिया था? 235,377, यही है जी। रेंटल यही निकाला है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि देखो मैंने आपको सिखाई भी थी चीज जब मैंने लीज करवाया था, दोनों को कंपेयर करके। मैंने कहा था चाहे ऑपरेटिंग और फाइनेंस और रेंटल सेम होंगे। अब इट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग, रेंटल निकालने का तरीका तो सेम है ना, अकाउंटिंग का मसला है। अब आगे सुनिएगा। और मैंने आपको ये भी सिखाया था दोनों में कमाई भी सेम होती है, मेथड अलग अलग है, दैट्स इट। ये सीखना था हमें इधर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने काम करना है एवरेज रेंटल पे। मैंने कहा ये रेंटल मुझे मिलेगा 4 सालों के लिए, ऐसा ही है। 50,000 की डाउन पेमेंट है। इन दोनों को इन चार पेमेंट्स को और ये डाउन पेमेंट को मिला दूं तो जानी क्या मुझे ये पता लग जाएगा मेरी टोटल लीज पेमेंट्स कितनी है। ये आईडीसी नहीं है, इसके अंदर आईडीसी रेंटल के अंदर खाली वो इंक्लूड हुई हुई है, वो रिकवरी के लिए। वो रिकवरी के लिए, आगे सुनिएगा। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, मेरा एवरेज रेंटल आ गया कितना? 247,877, सही है जी। 247,877 मेरा एवरेज रेंटल आ रहा है 1 साल का। हमने ये सीखा है कि पेमेंट्स कभी भी हो आपको एवरेज बेसिस पे इनकम बुक करनी है ताकि इवनली बुक हो जाए वो।
चलें जी, ये बात समझ आ गई। अब मैं अगर आपको ये कहूं, क्या इस बंदे ने ये एंट्री बनाई होगी जो मैं बनाने जा रहा हूं अभी? सुनिएगा आप लोग, ये एंट्री बनी होगी। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपने आईडीसी एसेट को डेबिट किया होगा 21,000 से, आपने कैश यानी रेंटल प्लस डाउन पेमेंट माइनस आईडीसी जो पेमेंट की होगी, नेट 264,377 बुक किया होगा, जो कैश आया होगा नेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंटल आया होगा, डाउन पेमेंट आई होगी और आईडीसी माइनस हुई होगी, और आपने एवरेज इनकम बुक की होगी, आपके पास अनर्न्ड आ गया होगा 37,500 का। अनर्न्ड इसलिए क्योंकि आपने पैसे लिए हैं ज्यादा और आपने इनकम बुक की है कम, तो बाकी ओवर द पीरियड वो इनकम में कन्वर्ट होगा। आपको नहीं लगता ये सोनली डाउन पेमेंट की वजह से हो रहा है? ऐसा ही है। चलिए जी, आगे सुनिएगा। फिर हमने क्या किया, आईडीसी एक्सपेंस को डेबिट किया और आईडीसी एसेट को क्रेडिट किया 1 साल का एक्सपेंस बुक करने के लिए। यहां तक कुछ सवाल है ऑनलाइन वाले तो पूछ लो मुझसे। हाँ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? ये देखो, जो जो बच्चे मुझे कह रहे थे ना कि एनआईएफएल मैच कर रहा था, तो जरा ये देखो, ये क्या आ रही है, कितने की? ये उसी लीज से रिलेटेड है जो उसने किया हुआ है। बात समझ आई? ये उसी लीज से रिलेटेड है, 37,500 जो उसने किया हुआ है। सही है जी, आपके सामने ये यहाँ से मैच हो रही है। क्लियर है? और आप बैलेंस शीट में अगर आईडीसी एसेट देखना चाहेंगे तो होपफुली वो भी होगा, वो भी मैच है। ऐसा ही है। तो सर फिर ये एनआईएफएल किसकी आ रही है भाई? नहीं, एनआईएफएल जो आ रही है फिर वो कौन सी लीज होगी? कोई और होगी। सही है जी। तो हो सकता है, अच्छा एक और भी तो गेम है ना, हो सकता है कि सेम टर्म्स पे किसी और को भी लीज पे किया हो। मैं कहता हूँ ना मेरे कस्टमर से सबको सेम ऑफर हो रही है चीजें, तो हो सकता है उसका भी पहला ही साल है तो इसलिए वो क्या कर जाए, मैच कर जाए। पर आपको सवाल की डायरेक्शन को पिक करना था। अच्छा वापस बता देता हूँ अबीर। अबीर ये देखो, तुम्हें ये एंट्री समझ आई ये वाली जो इसने बनाई हुई है? ये ऑपरेटिंग लीज की एंट्री है, ये बन चुकी होगी। ऐसा ही है अबीर। अबीर मैंने ये कहा कि आप अगर देखें तो 37,500 का अनएंड बैलेंस शीट में, आईडीसी एसेट इन दोनों का नेट है, वो आपको बैलेंस शीट में देखो एंट्री में क्या किया हुआ है मैंने। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में ये होता है ना अभी कि आपने रेंटल लिया, डाउन पेमेंट आई, दोनों डेबिट, और आईडीसी आपके पास से चली गई होगी तो वो माइनस हो गई। मतलब अलग से एंट्री बना लो आईडीसी की, है यहीं पे कर लो तो नेट हो जाएगा। आपने आईडीसी एसेट दिखा दिया, रेंटल इनकम दिखा दी 1 साल की, बाकी आपका आ गया अनर्न। सही है, एवरेजिंग करके। ओके, अब आगे सुनो। अब तुम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया होगा, आपकी मैक्सिमम रिकवरी एज पर फाइनेंस लीज ये है 771, ऐसा ही है। 771 से आपने शेड्यूल शुरू किया, आपने कहा इंटरेस्ट बुक होना चाहिए था इतना, प्रिंसिपल होता है इतना, क्लोजिंग आता है इतना, और अल्लाह का शुक्र है इसमें एडवांस नहीं है। फिर तुम शेड्यूल भूल जाते हो कि ओपनिंग में से माइनस करा और टकाटक आगे लेके जाओ उसको। ये शेड्यूल तो सही बन गया था तुमसे, शेड्यूल सही बन गया था। ओके, अब देखें वो बना लेते हैं एंट्री जो बननी चाहिए थी। गलत हो तो बता देना मुझे। आपको पता है कि भाई एनआईएफएल होना चाहिए था डेबिट, कैश होना चाहिए था डाउन पेमेंट वाला, और ये 21,000 क्या है, आईडीसी। अब यहाँ पे देखो यही आईडीसी एनआईएफएल में मौजूद है, होनी भी चाहिए, फाइनेंस लीज है इधर। और हमारे पास एसेट चला गया कितने का, 8 लाख रुपए का, जो कि अब तक गया नहीं है। ये बननी चाहिए थी। तो सर आए एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, पर एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले 1 साल की एंट्री भी तो बनाओ पूरी। आपको ये रेंटल रिसीव हुआ होगा, ऐसा ही है, इंटरेस्ट इनकम बुक होनी चाहिए होगी, और एनआईएफएल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा अब मैं कंपेयर करूंगा कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। सही है जी, इधर देखिएगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज में कैश कितना है आपके पास, 264,377 पूरे साल का, 264,377। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे आपने कैश दिखाया कितना, 50, 21 माइनस करें, मतलब वो उसको रखना, पर खाली खाली यहाँ पे कैलकुलेशन करो। 50 माइनस 21 और प्लस 235,377।
वापस से कोई गलती की तुमने। 50,000 प्लस 50,000 लिखो अपने कैलकुलेटर पे, उसमें से 21 माइनस करो और 235,377 ऐड कर दो। यही आ रहा है। अच्छा, दैट मीन्स कि कैश की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनेगी। कैश जितना है उतना ही है, यानी कैश सही रिकॉर्ड हुआ है। यहां तक क्लियर है बात? भाई देखो, कैश बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो चुका है, इसको हम ग्रीन से टिक लगाते थे, ये सही हो चुका है भाई, इसका तो कोई पंगा नहीं है अभी। चलें जी, अब दूसरी चीज देख लेते हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा, दोनों एंट्रीज को कंपेयर कर रहा हूं मैं। पहले तो ये बता दो कि आपका जो आईडीसी एक्सपेंस है वो होना नहीं चाहिए, उसको रिवर्स कर दूं? चलें जी, हमने क्या किया, आईडीसी एक्सपेंस को रिवर्स कर दिया, ये रहा 5250 से। आपकी बुक्स में आईडीसी एसिड भी नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो, आईडीसी एसिड जितने पे होगा उतने से रिवर्स करूंगा ना। आईडीसी एसिड 21 पे था, 5250 से कम हुआ, नेट कितना बचा हुआ होगा इन दोनों का डिफरेंस? 15,750। हमने आईडीसी को भी रिवर्स कर दिया, यानी जो भी ऑपरेटिंग लीज की चीजें हैं वो रिवर्स करता जा रहा हूँ। सही है जी। अच्छा, अब एक और चीज, मैंने ये जो रेंटल इनकम रिकॉर्ड की है, ये वाली, ये भी तो नहीं होनी चाहिए। रिवर्स कर दूं? रिवर्स करूंगा तो डेबिट कर दूं। ये रहा सर 247,877। ये रहा सर 247,877, मैंने इसको डेबिट कर दिया। आपके पास ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड अनअर्न्ड है, उसको भी क्या करते हैं, रिवर्स कर दें। ये रहा भाई, रिवर्स कर दिया। आप अगर फोकस करें, मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ जो रिवर्सल किया है वो किसका किया, ऑपरेटिंग लीज का। मैंने बोला ऑपरेटिंग लीज होती नहीं है, जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें कटा दो। कैश को नहीं छेड़ा क्योंकि कैश का पंगा ही नहीं है, अकाउंटिंग का पंगा है। आगे सुनिएगा। फिर मैंने ये कहा कि आपका एनआईएफएल डेबिट हुआ था या होना चाहिए था? होना चाहिए था। तो एनआईएफएल कैलकुलेटर पे लिखो 771,000 और उसमें से माइनस कर दो 65535। हाँ, गलत। 771,000 एनआईएफएल, और ये जो है 169, सॉरी 169,842, ये एनआईएफएल 601,158। अच्छा जी, ये आपने एनआईएफएल रिकॉर्ड कर लिया साल के आखिर का। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, शेड्यूल से भी मैच होगा। सही है। अच्छा भाई, अब इसके बाद मुझे एक बात बताएं, आपने अपनी बुक से एसेट डी रिकग्नाइज भी नहीं किया था, जो कि होना चाहिए। आपने ये निकाल दिया, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फाइनेंस लीज के अंदर एसेट आपकी बुक से डी रिकग्नाइज हो जाए ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमने निकाल दिया। अब यहां से जो लिंकेज है वो ये है कि जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो फिर याद रखना ये भी कटेगा उसमें से। सोचो, जब डेप्रिसिएशन निकालोगे वो तो ओपनिंग दिया हुआ है तुम्हें अक्यूमुलेटेड, और इस ओपनिंग एसेट्स में ये भी तो शामिल होगा। क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए या साल के पहले दिन कटा देंगे इसको? तो ये आपको एंट्री में याद रखना है कि इसकी दूसरा रिलेशन पीपी से भी है। सही है, तो डेप्रिसिएशन में भी काम आएगा। सर एक चीज ये क्लियर कर दें कि मैं फाइनेंस लीज वाली कौन सी कंडीशन मीट हुई है। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं फाइनेंस लीज वाली कौन सी कंडीशन मीट हुई है, उसने बोला ये, उसने खुद बोल दिया कि भाई था फाइनेंस लीज, उसने कर कौन सी दी है। तो तुम्हें क्या करना है इसमें अजहर? तुम्हें इसकी टेंशन ही नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा भाई, और इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई थी, हमने रिकॉर्ड कर दी, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये एक एडजस्टिंग एंट्री बन गई। अब जब मैं फाइनल बैलेंस शीट या पीएनएल बनाऊंगा तो मैं सिर्फ किसको कंसिडर करूंगा? इसको कंसिडर करूंगा। बैलेंस शीट पीएनएल में इसको देखूंगा, बाकी सिर्फ वर्किंग थी मेरी। यानी एडजस्टिंग एंट्री बनाने का मकसद ये है कि जब तुम सेल्स वगैरह एक्स वाई देख रहे होगे तो आपको इसको अकॉर्डिंगली कंसिडर करना है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले जैसे एडजस्टमेंट में कोई मसला और तुम्हें कोई इशू? क्लियर है। चलें जी, ये तो पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी। अब आगे का मंजन देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये हम बोल देते हैं भाई, ये डन हो गया। अब सर पीपी बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर का, पर देखो बता रहा है कि इसमें अक्यूमुलेटेड कितना है, यानी ये शो कर रहा है कि आपने पूरे साल में
कोई अकाउंटिंग एंट्री स्पार्क रिलेटिंग टू पीपी, रिलेटिंग टू पीपी। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें लैंड आ रहा है 950 का, बिल्डिंग आ रही है 1129500, उसका अक्यूमुलेटेड भी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है। पहले तो एक एक चीज सीखो, ये जो काउज हैं आपके पास, ये डेप्रिशिएट तो नहीं होगी, ये कौन सा एसिड है? बायोलॉजिकल एसिड है, या IS 41 में आएगा, इसका डेटा अलग से गिवन है। सही है जी। इधर लिविंग प्लांट यही आना चाहिए, और आया हुआ भी है। अब देखते हैं कि आगे इसके लिए क्या कहता है। तुम लोगों ने पहले ये बताओ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है इस पे? गलत कैसे हो गया, वो पीपी नहीं निकाला। चलो खैर है। इधर अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें रीड कर लेते हैं। बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड फॉर 50 years using straight line, while plant and machinery are depreciated at the rate of 15% per annum on WDV method. On June 30, 2020, Banti acquired a plant having a fair value rupees 3 lakh by giving an old machine costing rupees 4 lakh. Purchased on January 1, 2018. Fair value of the machine on 30 June 2020 were rupees 350। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में बोल रहे कोई एंट्री इसके रिगार्डिंग नहीं बनी है। अच्छा, पीपी के रिलेटेड एक तो ये इंफॉर्मेशन थी, और आप नीचे जाके देखेंगे आपको वो बताएगा कि कौन सा, पहले ये देखो, ऑन जनवरी 1, 2020 एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बियरर प्लांट इज नाउ डिटरमाइंड टू बी 6 years। अब वो भी डेप्रिशिएट होगा, अब तक नहीं हुआ था, ऐसा ही है, तो वो भी डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, अब ये जनवरी 1, 2020 पे इसकी लाइफ डिटरमाइन हुई है, तो पूरा साल होगा ये अब। चलिए जी ऑनलाइन वालों, यहां तक इस पूरी डिटेल में कोई मसला, इस पूरी डिटेल में कोई इशू? अब एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है, आ जाओ। अच्छा भाई, अब यहाँ पे फोकस करना है आप लोगों ने। हम अक्यूमुलेटेड को इधर देखना भाई, मैंने सबसे पहले काम ये करना है, अलग से यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं साथ साथ, ताकि उससे मैच कर लें, क्योंकि हमने कॉस्ट को अलग लेके चलना सीखा है और अक्यूमुलेटेड को अलग लेके चलना सीखा है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सर बिल्डिंग, बल्कि लैंड। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और वो था ना, क्या बोलते हैं एक और, बियर प्लांट। ऐसा ही है जी। अच्छा भाई, इसकी आपको कॉस्ट गिवन है, आपके पास सवाल है तो मुझे गाइड भी कर दें। सर 950, 1129 500, 950 1129 500, प्लांट एंड मशीनरी 1657, और आपके पास आ गया 235400। यही है, चेक कर लेना बैलेंसेस ताकि गलती नहीं हो जाए इसमें। इधर अच्छा भाई, हमने कॉस्ट यहाँ पे पिक कर लिया। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे देख लिया 253, और ये 0 है। ये 950 आ गया, ये कितना आ गया बुक वैल्यू? 876,000। ये कितना आ गया? 1312640। ऑनलाइन वालों मैच भी करते रहना, 235400। यही है भाई। अच्छा भाई, अब आपने इसके दो अकाउंट खोल दिए, एक कॉस्ट का और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा भाई, यूजिंग टेक्नोलॉजी,
ये आ गया जी, ये आ गए ओपनिंग बैलेंसेस। पूरा नोट बना देते हैं ना इसका। सही जी भैया, आ गया ओपनिंग अक्यूमुलेटेड। अब एक एक करके, सबसे पहले हमने ये सीखा है कि हम काम करते हैं एडिशन पे, फिर डेप्रिसिएशन वगैरह भी निकाल लेंगे, क्या कहते हो? अच्छा भाई, इसके अंदर तो कोई एडिशन नहीं है, बोले तो सर लैंड में कोई एडिशन नहीं है, ऐसा ही है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बिल्डिंग में कोई एडिशन है? बिल्डिंग में ना डिस्पोजल ना एडिशन, ऐसा ही है। चलें जी, ये हटा दिया हमने। पर हाँ, अब इधर देखना, प्लांट एंड मशीनरी में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, तो उसमें टेक्निकली डिस्पोजल भी है और एडिशन भी है। अच्छा भाई, तो पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। आप इधर देखिएगा भाई, इसमें मैं फिर एक बार ये रिकॉल करा दूं आपको। ये देखें, वो कह ये रहा है कि भाई आपके पास इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है प्लांट एंड मशीनरी का, बोल ये रहा है कि 30 जून 2020 पे बंटी ने एक्वायर का प्लांट हैविंग अ फेयर वैल्यू रुपीस 3 लाख बाय गिविंग एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग रुपीस 4 लाख। अच्छा, परचेज ऑन जनवरी 1 2018, ऐसा ही है। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन, जो हमने मशीन दी है, सही है जी, ऑन 30 जून 2020 वर रुपीज 350। हमें एक चीज याद होनी चाहिए, हमेशा एंट्री जो आने वाला एसेट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताएं, पहले तो क्या मैं ये काम ये करूं कि आने वाली जो मशीन है मेरे पास उसको मैं रिकॉर्ड कर लूं, प्लांट सॉरी, जो आने वाला प्लांट है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितने पे रिकॉर्ड करूं? 350 पे, ऐसा ही है। अच्छा भाई, और मेरे ख्याल से बियर प्लांट में भी कोई एडिशन नहीं है, कोई भी एडिशन नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर डिस्पोजल की बात कर लेते हैं। इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है, इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है, बट हाँ, आप मुझे खाली एक चीज ये समझा दें, इसमें वो भी हटाते हैं, अभी डिस्पोजल में आऊंगा ना, डिस्पोजल में दिखाऊंगा ना इधर। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सर अगर मैं इस पे फोकस करूं तो आप ये देखें कि वो कह ये रहा है कि भाई आपने एक प्लांट जो खरीदा है वो इन एक्सचेंज ऑफ मशीन खरीदा है, इन एक्सचेंज ऑफ मशीन खरीदा है। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो मशीन आपके पास मौजूद थी, प्लीज समझना, कोई एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके पास मशीन थी जो आपने एक्सचेंज में दी है, सही है, तो वो आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो डी रिकॉग्नाइज उतने पे करेंगे जितने पे आपके पास कैरी हो रही थी, कैरिंग अमाउंट नहीं, गलत सुनिएगा। पर हाँ, वो तो बाद में, पर कॉस्ट के अकाउंट में से तो कॉस्ट निकलेगी। तो मुझे बताओ, आपने वो मशीन खरीदी कितने की थी? 4 लाख रुपए की। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैं यहां से 4 लाख रुपीज माइनस कर दूं? ये रहा जी, हमने 4 लाख रुपए यहाँ से माइनस करना है। पर एक और चीज, एक और चीज दिमाग में रखिएगा, आपने वो लीज एसेट था वो भी तो निकालना है, ऐसा ही है। अच्छा, तो वो तो साल के पहले दिन पे निकल गया, और वो तो आते ही निकल गया, उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। तो मुझे बताओ, कुल मिला के मैं 1.2 मिलियन डी रिकॉग्नाइज करूं, 1.2 मिलियन, ऐसा ही है। ये आ गया 1.2 मिलियन। मैं यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ सर, ये 800,000 प्लस 4 लाख है, ऐसा ही है, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये इस तरीके से निकला है। सही है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है, ये आ गया भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इसका अगर टोटल करूं तो मुझे क्लोजिंग कॉस्ट मिल जाएगी, ये तो सीधा सीधा आ गया 950। ये कितना आ गया? 112, 9500, 1657640 प्लस 350 माइनस 1.2 मिलियन।
हाँ जी, ये कितनी आ रही है कॉस्ट बुक वैल्यू? 80640। ये आ गया 235400। इसमें पूरा पीपी का डिस्क्लोजर भी आ रहा है, सही है। अच्छा भाई पहले चेक कर लो, यही है भाई चारों चीजें। अच्छा भाई अब हम काम करेंगे किस पे? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में वर्किंग वन में चला गया। अच्छा आप प्लीज फोकस करना, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते वक्त आपको एग्जाम में भी एक चीज का ख्याल रखना, आपको एसेट वाइज चलना, लैंड पे तो नहीं होगा, सही है। हमने पिक किया बिल्डिंग। बिल्डिंग का तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भाई आपके पास वो स्ट्रेट लाइन पे तो 1129500 रखूं। कितने साल? कितना आ गया? 22,590, ऐसा ही है। भाई आपने सिंपल एक काम किया, 22,590 यहाँ टिका दिया। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा है। अच्छा भाई मेक सेंस। आगे मुझे एक बात बताओ कि ये तो हो गया पहला, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा ही है। प्लांट एंड मशीनरी जब मैं डेप्रिसिएशन करता हूं तो मैं देखता हूं पहले मेथड कौन सा है, इसमें है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए यू रिक्वायर बुक वैल्यू, ऐसा ही है। ओपनिंग बुक वैल्यू जो मैं लेके आऊंगा अभी टोटल, हमें टेंशन की नीड भी नहीं है, हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, 1312640, ऐसा ही है। इसको डेप्रिशिएट करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या कोई डिस्पोजल तो नहीं है। अच्छा अगर लेस डिस्पोजल रिलेटेड टू लीज, डिस्पोजल रिलेटेड टू लीज, अब मुझे एक बात बताओ, उसको आए हुए एक ही दिन हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में तो एक भी रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो कॉस्ट इक्वल टू बुक वैल्यू होगी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से कितना माइनस कर दूं? 8 लाख रुपए। कोई पंगा? अब देखो इसकी एंट्री पार्क हो गई है, समझो ये रिकॉग्नाइज कर दिया मतलब एंट्री पार्क हो गई। अच्छा भाई फिर डिस्पोजल रिलेटेड टू एक्सचेंज, डिस्पोजल अदर लिख देता हूं मैं, पर यहाँ पे आपको बुक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। आप मुझे उसकी बुक वैल्यू निकाल के दे सकते हैं? 314,500। अच्छा जी, पर वो वापस से एक बार निकाल भी लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने वो एसेट खरीदा कितने का था? 4 लाख का। अच्छा मैंने ये कहा कि भाई 4 लाख का खरीदा था, मेक सेंस। उसको खरीदा कौन सी डेट पे था? जनवरी 1 2018 पे। अच्छा अब मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए, तो उसको कितने साल हो चुके हैं? 2 साल। रेट कितना है? 2 साल। 2 साल हुआ है ना? और 2019 का पूरा साल, 2 साल हुए ना? 2 साल हुए ना जानी इधर। रेट कितना था? 15%। तो हमने क्या कहा, 0.85 की पावर 2 कर लें, 289। ये बुक वैल्यू आ गई, सही है। अच्छा भाई आपने जैसे ही ये माइनस किया, आपको पता लग गया कि भाई आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू एलिजिबल फॉर फुल ईयर डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन कितना है ये? 2236410। अच्छा भाई अब यहाँ पे आराम से कहानी हो सकती है। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग, इसका लगाओ 15% कितना आता है? 640 है, 2236440। अच्छा ये, ओके यही है। हाँ तो जानिए अभी होगा ना, अभी तो कैलकुलेशन ओपनिंग को पार्क साफ किया है मैंने इधर। अच्छा भाई अब आपने ओपनिंग पे निकाल लिया, कितना है? 33546। सर थर्ड की बुक वैल्यू 289,000 है, चेक कर लो भाई। 289,000 है, 289,500 है।
यार ये कैलकुलेटर पे 289 ना, और ये ओके ओके सही है। इधर और ये कितना आ गया? 223640। ओके। इधर अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन ओपनिंग तुम लोगों ने बताया था मुझे। ओके जी ओके, अभी सही है। 33546 ये ऐसे आया। 223640 का 15%। अच्छा भाई, आपने बुक करना है डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, ऐसा ही है। जो डिस्पोजल आपका था 289,000 का, उस पे 15% का 6/12, ऐसा ही है। 21675 यही है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन 26250। अच्छा वो कितने का खरीदा है एसेट? 350 से आपने रिकॉग्नाइज किया था 6/12, 26250। आपके पास कुल मिला के डेप्रिसिएशन आ गया इन तीनों का सम, जो फॉर द ईयर होगा 81471। चलें जी, 81471 सर ये आ गया 471। चलें जी, 81471 आपने यहाँ पे जाके पार कर लिया। 81471 ऐसा ही है। अब इसको तो सिंपल सिंपल आप क्या करें, 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 235400 डिवाइड बाय 6, 392। अच्छा, अब जैसे ही आप इस सबका सम करेंगे, आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर मिल जाएगा, और आप वो सीधा सीधा कहाँ फेंक देंगे? पीएनएल में। कितना आया बताओ? हाँ जी, 2259081471 और 39233। 143294 ये आ गया भाई। 143294। अब ये सीधा पीएनएल में ले जाएंगे, हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। पर आपको क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आप यहाँ पे डिस्पोजल से रिलेटेड अक्यूमुलेटेड रिवर्स करेंगे। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें है। अच्छा भाई, इसमें प्लान में है ना, इसलिए तो लिखा है उसके ऊपर। अच्छा भाई, रिवर्सल सही है जी। रिवर्सल के लिए आपको ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्योंकि बुक वैल्यू मेथड में वो आसान होता है। तो आप 4 लाख माइनस ये बुक वैल्यू करेंगे 289,000। ये आ गया ओपनिंग तक का अक्यूमुलेटेड। अब सर आपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी बुक किया हुआ है, वो तो ऊपर से उठा लेंगे। 21675, 132675। सर आपने यहां से ये रिवर्स कर देना है, 132675, और इसमें कुछ भी नहीं है ये। अच्छा भाई, मेरे पास कुल मिला के इसका तो जीरो है, इसका अक्यूमुलेटेड क्लोजिंग बता दो। हाँ जी, इसका अक्यूमुलेटेड क्लोजिंग 276090। इसका क्लोजिंग 293, और ये आ गया 39233। ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई, ये तो अगर मैं बुक वैल्यू क्लोजिंग निकालना चाहूँ,
जो कि बैलेंस शीट में अपीयर होगी। तो मेरे पास आ गया ये तो सीधा सीधा 950। अच्छा, अगर मुझे यहाँ देखना है तो आप सिंपल एक काम करेंगे, 112,9500 में से आप माइनस करेंगे 276090, 410, 807640 माइनस 293796, 844, और 235400 में से 39233 माइनस करें, 196167। आप इन सारी चौरंगियों को प्लस करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में जाने वाला पीपी मिल जाएगा। 950 853410 51381141961672513421। ये हमने लिख दिया सर, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये पूरी एडजस्टमेंट आपके पीपी के डिस्क्लोजर की है, इसमें एडिशन वगैरह सब है। एक चीज खाली यहाँ पे एंट्री बना दूं ताकि हमें याद रहे, डिस्पोजल की एंट्री, क्योंकि उस पे गेन और डिस्पोजल भी जो है पीएनएल में जाएगा। ऐसा ही है भाई। आपने मशीन को डी रिकॉग्नाइज किया था 4 लाख से, आप उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स किया है 132675 से। आपने नया जो प्लांट आया है 350 से रिकॉग्नाइज किया है। अब आपको सोचने का तरीका, सर 4 लाख माइनस 132675 करो, 4 लाख माइनस 132675, 267, इन दोनों को नेट करके बोल रहा हूँ, कितना आया 26732। आप कह रहे हैं जब आप इसको एसेट को बेचने लगे थे तो बुक वैल्यू इतनी थी, सही है, और आपने जो नया एसेट मिला है इस एक्सचेंज के अगेंस्ट में आपको ज्यादा का मिला है, तो आपको गेन हो गया। तो आपका गेन ऑन डिस्पोजल कितना, 82675, वेरी गुड जी, 82675, बेहतरीन। ये गेन भी कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, इसलिए मैंने इसकी एंट्री बनाई है। देखो ये एक्यूमुलेटेड प्लांट और मशीन, ये तीनों पार्क कर चुका हूं मैं, ये नोट्स में पार्क हो गया तो क्लोजिंग में आ गया ना, ये तो सीधे सीधे जाएगा, गेन अब तक पार्क नहीं हुआ। तो ये आप जब पीएनएल बनाएंगे तो उसको अदर इनकम में दिखाएंगे। हाँ भाई, ये क्लियर है चीज। ये पूरा पीपी आपने टकाटक इसमें रिवाइज कर लिया कि भाई इसमें डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, रिवर्सल सब है इसमें। चलें जी। अब सर इसके बाद ये एडजस्टमेंट भी हो गई। अच्छा भाई, अब इसमें देख लेते हैं अगला मंजन। बंडी लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू अंडी लिमिटेड ऑन दिसंबर 30 2020 एट अ प्राइस ऑफ ₹2.5 लाख by charging margin of 25%. Further warranty provision is included in sales contract of 1 year. Based on the management estimate, 20% goods will be returned. However, Bundy Limited recorded 100% sales and COGS. क्या किया इसने, ये राइट ऑफ रिटर्न बुक नहीं किया, तो राइट ऑफ रिटर्न बुक करना चाहिए, सीओजीएस भी रिवर्स होगा, ऐसा ही है। तो क्या कितने से होगा, अमाउंट बता तो जल्दी से सारे, क्या ये तो तुम लोगों ने किया हुआ होगा। 50,000 से सेल्स रिवर्स होगी। ओके जी, देख लेते हैं भाई। यही है, 50,000 से सेल रिवर्स की, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, ऐसा ही है। और आपने 12,500 से क्या बुक किया, राइट ऑफ रिटर्न, 12,500 से आएगा कितने से, वो 80% होगा ना 50,000 का। चेक कर लेते हैं। देखो मार्जिन कितना चार्ज करता है, 25%। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 50,000 की सेल है इसकी कॉस्ट होगी, इसकी कॉस्ट 75% होगी, इसका 75% कितना आता है, 50,000 का 75%, 37,500 कर लो उसको।
सही है जी भाई, ये आ गया 37,500 हमने यहाँ कर दिया। बेसिकली 37,500 रिवर्स करोगे तो 12,500 को प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों कोई मसला है इसमें? 37,500 से ही आपने कब लेना है अकॉर्डिंगली, जल्दी बता दो। ये क्लियर है राइट ऑफ रिटर्न वाली? सीओजीएस को सीओजीएस में पार करोगे बाकियों को। वेरी गुड जी। इधर अब इधर जल्दी से बताओ मुझे। सर ये भी डन हो गया, बेहतरीन हो गया। इधर बंटी लिमिटेड ने इशू किए हैं 15% 10,000 वाले डिबेंचर और ₹100 ईच डिस्काउंट ऑफ। अच्छा भाई, इसमें इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, तुम लोगों ने इसकी एंट्री बनाई है? बनाई है, चलें जी। अब मुझे खाली इतना बता दो, इसमें पहले साल की तुमने एक्सपेंस कितना बुक किया है? तुम लोगों ने एक्सपेंस बुक किया होगा ना? 164,196। ये रही 164,196, आपने कैश दिया और आपका ये क्लोजिंग आ गया, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे के लिए कोई भी एंट्री नहीं बनी ना? बताओ जानी, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं बनी, तो आपने आपने ये पहले दिन वाली भी एंट्री बनानी है और ये कूपन जो आपने पे किया है उसकी भी एंट्री बनानी है। यहां तक कोई मसला ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो। हाँ जी, कोई मसला भाई? तो इस पे कोई भी देखो, ये सीधी सीधी IFRS 9 की एडजस्टमेंट ही इसके सामने सामने है। लेस करेंगे, श्योर है। अच्छा भाई, इधर अब आगे आखिर दो तीन एडजस्टमेंट रह गई हैं, फिर इसको किल करते हैं। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन पे डिस्कवर किया गया कि जो कि गुड्स रिटर्न किए थे सप्लाई, जो हमने सप्लायर को, जो 90,000 की कॉस्ट सकते थे, उसको अब तक रिसीव नहीं हुए। द वेयर हाउस सुपरवाइजर issued fake GDN for returns. However, proper entry of return has been made. इसको कोई ट्रांजैक्शन को समझा दे मुझे। क्या ये रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पे ये पता लगा कि गुड्स जो हमने रिटर्न किए थे सप्लायर को, जिसकी कॉस्ट थी 90,000 रुपए, जो कि अब तक उसको रिसीव नहीं हुए। अच्छा, जब गुड्स रिटर्न हो गए होंगे तो मैंने अपने इन्वेंट्री से उसको निकाल दिया होगा, पेबल को रिवर्स भी कर दिया होगा। अब आगे सुनो कहानी। The warehouse supervisor issued fake GDN for the returns. However, proper entry of return has been made. यानी माल जा चुका है। आगे, the supplier has filed a claim but against Bunty due to non-payment of the goods return in the legal department of the view. There's a 60% chance that they will have to pay 5 lakh against the claim. The case is still pending in the court. Bunty has not provided for this situation. हाँ भाई, यानी हम ये कह रहे हैं कि हम हार जाएंगे केस। 60% चांस है प्रोबेबल। तो प्रोविजन बुक होगा कितने का? 5 लाख का। ऐसा ही है भाई? वेरी गुड जी। चलें जी, इसमें देख लेते हैं। ढूंढनी पड़ती है ना यार। ये रही भाई, सही है, 5 लाख का प्रोविजन। इसकी एंट्री भी नहीं बनी, अकॉर्डिंगली ये भी पार्क हो जाएगा। हाँ भाई, कोई पंगा इसमें? चलें जी, अगला मंजन। इन्वेंटरी चली गई ना? बस अब तो देखो, लॉस नहीं दिखाएंगे ना। देखो लॉजिकल सी बात है, पेबल कम कर दिया था, खत्म। वो इसी पे तो रो रहा है कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। अब वो मांग कितने रहा है? 5 लाख। चोरी नहीं हुआ ना? देखो इन्वेंट्री की चोरी कैसे, देखो इन्वेंट्री तो चली गई, इन्वेंट्री आई और चली गई, मेरे पास दोनों एंट्री बन गई, आने की भी जाने की। अब इन्वेंट्री मेरी बुक्स में है ही नहीं। लॉस कब होता है? जब इन्वेंट्री बुक्स में होती और काउंट में नहीं मिलती, तो लॉस बुक करता ना मैं, क्योंकि एक एसेट पड़ा हुआ है। यहाँ पे तुम्हारी बुक्स में एसेट है ही नहीं। सही है? अब वो तुमसे क्लेम कर रहा है, देखो ना, सीधी सी बात है। बिल्कुल। इधर नहीं नहीं नहीं, गलत। अभी देखो, अभी कह रहे हैं सर वो इन्वेंट्री हमारे पास है, नहीं है ना हमारे पास इन्वेंट्री। वो कह तो रहा है प्रॉपर एंट्री ऑफ रिटर्न हैज बीन मेड। हमने पता है कि एंट्री बना ली होगी, अकाउंट पेबल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ये बन चुकी है।
क्लियर है, हो गया ना क्लियर ये। चलें जी इधर, एंट्री तो बन गई फिजिकल इन्वेंट्री। नहीं नहीं, देखो वो क्या कह रहा है, फेक जीडीएन इशू करने का मतलब क्या है। अभी फेक जीडीएन इशू करने का मतलब ये है कि हमने वेयर हाउस से उस माल को निकाल दिया, तो फिजिकली भी नहीं है ना। देख तो सही, लिखा हुआ है ना, वेयर हाउस सुपरवाइजर इशूड फेक जीडीएन फॉर द रिटर्न। सही है, निकाल दिया उसने माल बाहर। अच्छा अब आगे सुनो जानी, इधर सुकून से। इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल इज द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 560 on April 1, 2020, which is being amortized for 5 years. However, it was discovered that 60,000 of the cost did not meet the recognition criteria. वो कह रहा है कि भाई 560 ऐसा खर्चा था जो अप्रैल को क्राइटेरिया मीट कर चुका था। अच्छा आपने इसको अप्रैल से अमोटाइज करना शुरू कर दिया, ऐसा ही है। अच्छा कितने महीने अमोटाइज किया, 9। अच्छा पर पूरे 560 को किया है, जिसमें 60 होना नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करें, पूरी पंचायत करें, डिफरेंशियल की एंट्री मार दें। अच्छा आप एक एक करके सुनते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि एंट्री बनी क्या और बननी क्या चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। ये देखो जी, सबसे पहले हमने किया ये कि भाई देखें 60,000 रुपए का ऐसा खर्चा है जो रिवर्स होना चाहिए, यानी कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं 60,000 रुपए का, सुनना मेरी बात, समझना इस बात को, यानी मैं सिंपल एक बात कहूं जिसमें से 5 लाख कैपिटलाइज होना चाहिए था, हुआ कितना है, 560। मैंने कहा मैं 60,000 को रिवर्स करने लगा था, सही है, एक्सपेंस के तौर पे। और मैंने कहा इस 60,000 में से कुछ ना कुछ एक्सपेंस बुक हो चुका है, और वो कुछ ना कुछ एक्सपेंस उसकी अमोटाइजेशन है, तो वो देखो उसकी कुछ ना कुछ अमोटाइजेशन ये आ रही, ऐसा ही है। चेक कर लो, आंसर यही आता है 51,000। यही है जी, सीधा सीधा हिसाब किताब है। देखो बाकी को छेड़ो ही नहीं ना, आपका जिसका मसला है, देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा कि 560 की टोटल खर्चा था, वो पूरा कैपिटलाइज होकर अमोटाइज हो चुका है, पूरा कैपिटलाइज होके अमोटाइज हो चुका है। मैं आपसे फिर ये पूछ रहा हूँ कि मसला किसका है, 60 का। आप 60 को उससे इंटेंजिबल से निकाल के रिवर्स करने लगे थे एक्सपेंस बनाने के लिए, आपको याद आया पूरा एक्सपेंस क्यों बुक करूं, क्योंकि उसमें से कुछ एक्सपेंस बुक हो चुका है, और वो कुछ एक्सपेंस किस नाम से बुक हुआ है, अमोटाइजेशन के नाम से। तो आप रिवर्स पूरा करोगे या नेट करोगे, नेट करेंगे, वो 51,000 आ रहा है, कोई पंगा इसमें, क्लियर है। अच्छा भाई, लंबी करके देख लो, आ जाओ देख लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। भाई आप सिंपल एक काम करें ना, 560 तो ये लेस करोगे ना, देखो बनी क्या, यहाँ बना लेते हैं। बनी ये कि इंटेंजिबल डेबिट, चेक कर लेते हैं, कैश क्रेडिट 560, सही है। ये अमोटाइज भी हो गया होगा। 560 को 5 इंटू डिवाइड बाय 5 इंटू 9/12 करो जल्दी, पक्की बात है 9,000। 51,000 तो यही आ रहा है सामने सामने, 84,000 है ना, 9 महीने का। ये आ गया इंटेंजिबल क्रेडिट, ऐसा ही है। ये एंट्री बन चुकी है, अब होना चाहिए था इंटेंजिबल डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। ये आ गया हमारे पास 560, और ये आ गया 60, और ये आ गया 5। अब अमोटाइजेशन की एक्सपेंस की एंट्री बताओ, 5 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 9/12, 75,000 से बननी चाहिए थी। अच्छा और इंटेंजिबल क्रेडिट होना चाहिए था 75,000 से, ऐसा ही है। अच्छा अब देख लो, पहले कैश का तो पंगा नहीं है, ये तो सही है, सेट है। पंगा जो है वो अभी देख लेते हैं। अमोटाइजेशन अगर मैं तुमसे पूछूं, होनी कितने की चाहिए थी, 75 की, हुई कितने की, 84 की, कितने से अमोटाइजेशन रिवर्स करूं। आपने कहा 9,000 से अमोटाइजेशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ, इंटेंजिबल आपका दिस माइनस दिस इतने पे है, ऐसा ही है, 4
76 पे है, सही है, होना चाहिए दिस माइनस दिस पे 485, 425, दोनों का डिफरेंस 51,000। आपने ये कहा कि भाई आप इंटेंजिबल ने आपने ओवरस्टेट किया हुआ है, इंटेंजिबल को 51 से ओवरस्टेट किया हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, इंटेंजिबल को कम कर देंगे 51,000 से। आपने ये एक्सपेंस बुक करना था 60,000 रुपए का, ऐसा ही है, तो आप जरा इसको और इसको नेट करें, 51 ही बन गया एक्सपेंस का नेट एडजस्टमेंट, क्लियर है। पर ये थोड़ी सी लंबी चौरंगी हो गई, हमने सीधा सीधा करना था, आंसर आया था, सही है, पर ये कि एक ओवरऑल पिक्चर है तुम्हारे सामने, क्लियर है। चलें जी इधर। अब सर ये बायोलॉजिकल एसिड्स, आखिरी मंजन आई थिंक इसका। अच्छा भाई, बायोलॉजिकल एसिड्स के अंदर, अच्छा वो कह ये रहा है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कहाँ चार्ज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, प्लीज सुनिएगा इधर। अच्छा भाई अब इधर देखें, वो कह ये रहा है कि भाई आपके पास जो ऊपर पीपी में बायोलॉजिकल एसिड शो हो रहे हैं, वो जो है लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू पे कैरी हुए हुए हैं, ऐसा ही है। ये बात एविडेंट भी हो जाएगी अगर मैं आपको शेड्यूल बना के दिखाऊं, आप प्लीज इधर फोकस करिएगा, इधर देखिएगा। आपके पास नंबर ऑफ काउस 3 और 8 है, ऐसा ही है, 3 और 8 है, सही है जी, जिसका एज है 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स। अच्छा आप सिर्फ एक काम ये करके देखें कि आप 3 इंटू 275 करें, कितना आता है, 825, 8 इंटू 3 लाख करें 2.4 मिलियन, इन दोनों का सम कितना आता है, वेरी गुड यार, इन दोनों का सम कितना आता है अभी, 3,225, यही है, ऊपर भी यही अमाउंट आ रही है भाई, ये रही 3,225,000। अब आपने क्या किया, उसको निकाल के यहाँ फेंक दिया, यानी ये लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही किया हुआ है भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो आ गया 325 यहाँ पे, अब सर इसकी कहानी इस साल की शुरू कर लेते हैं, सही है, तो आपने फोकस करना है यहाँ पे, हम इसका शेड्यूल बना लेते हैं। वो है ना, पूरा बोला है ना कि भाई मूवमेंट, ये रहा जी इधर। सर आपके पास ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, सही है, न्यू बॉर्न भी हुए हैं, वो कितने हैं, 4। अच्छा जो न्यू बॉर्न है 4 मेरे पास, वो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, जब पैदा हुए थे वो चर्सी, तो मुझे एक बात बताओ कि उसकी वैल्यू कितनी थी, होगी ना सवाल में, 180। चलें जी चेक भी कर लेते हैं, न्यू बॉर्न की वैल्यू है जब वो पैदा हुआ था 180। अच्छा तो 4 पैदा हुए हैं, तो आप 4 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 720 आ गया, ऐसा ही है, ये रहा। अब मुझे पता है ये जो न्यू बॉर्न हुए 86 वाले भी होंगे और पुराने वाले को भी ये चेंज होगी, पर हमने ये सीखा है कि फेयर वैल्यू गेन निकालने के लिए यू हैव टू अज्यूम कि देयर इज नो चेंज इन एज, ऐसा ही है, तो सीधा सीधा हिसाब किताब रहेगा। तो ऊपर जो हमारे पास एनिमल्स थे, एक 2 साल का और 2.5 का, तो पहले ये देखें, 2 का ही रहा। अच्छा रिपोर्टिंग पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000 का गेन आ गया, सर ये रहा, तो 3 पे कितना आ गया, 120। जो 2.5 वाला है उस पे गेन कितना, 45 का गेन उस पे आ गया ये। और जो न्यू बॉर्न है वो रिपोर्टिंग पे कितने साल का हो गया, 0.5, तो 0.5 का हो गया, तो उस पे 30 का गेन आ रहा है, चेक कर लो। सॉरी न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न 30 का आ रहा है ना, नहीं नहीं अभी देख लेते, 30 का आ रहा है ना, 30 का आ रहा है, चेक कर लेता, न्यू बॉर्न ही समझोगे ना रिपोर्टिंग पे। चलिए जी इधर, अब मुझे एक बात बताओ, इसका आ गया सम, ये टोटल फेयर वैल्यू गेन मेरा, सही है। ऑर्गेनिक गेन की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनिक गेन के लिए अब आपको ये समझना है कि उसकी एज अपडेट हो गई और उसकी फेयर वैल्यू भी अपडेट हो गई है। अब आप पुरानी चौरंगियों से नहीं आओगे, अब आप रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू से आओगे। अच्छा अब आपको ये पता है सवाल के अंदर कि जो रिपोर्टिंग डेट पे मेरा जो 2 साल वाला जानवर है 3 का हो चुका है, ऐसा ही है,
तो मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर की 315 से लेके 350 तक का डिफरेंस कितने का है? 35,000। तो 35 का गेन आया है। अच्छा भाई, जो 35 का गेन आया है हमारे पास, वो 3 पे आया है, वो आ गया 1.5। ऐसा ही है। अब हमारे पास सवाल के अंदर अगर हम देखें, जो 2.5 का था 3.5 का हो चुका है, तो दिसंबर से दिसंबर की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि फेयर वैल्यू अपडेट कर चुका हूं मैं। 345 से 40,000 का गेन, तो सर 40 के गेन पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 को, 3 20 आ गया। ऐसा ही है। और फिर न्यू बॉर्न को तो 0.5 का हो गया, तो वो कितना हो गया? 50,000 का गेन। तो सर ये आ गया। अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि मेरे पीएनएल में जो गेन आएगा वो फेयर वैल्यू ऑर्गेनिक मिला के आएगा? इसकी एंट्री अब तक बनी नहीं है। इसकी एंट्री ये बनेगी बायोलॉजिकल एसिड डेबिट गेन क्रेडिट, दोनों का मिला के, क्योंकि डिस्क्लोजर में उसका ब्रेकअप आता है। सही है। आपने ये कहाँ फेंक देना है? पीएनएल में। और आपकी बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू जाएगी या अपडेटेड वैल्यू? अपडेटेड वैल्यू। हो गया भाई टकाटक पूरा सवाल सॉल्व। नहीं नहीं, डेफर्ड एक्स में बोलो तो यहाँ पे, अच्छा डेफर्ड एक्स में बनाया इसलिए नहीं, रीजन है इसके पीछे। मैंने इसमें तुम्हें ओपनिंग डेफर्ड एक्स नहीं दिया हुआ, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना, या तो फिर आपको ओपनिंग को अलग करना पड़ेगा किसी न किसी लाइबिलिटी में से। तो ये है। अच्छा भाई, अब खाली इतना बता दो कि क्या इसकी बैलेंस शीट बना लो, क्योंकि ऐसी बात है अभी तुम लोगों ने वर्किंग की भी नहीं है। सही है ना? तो ये वर्किंग तुम्हारे पास, ऐसा मैंने खाली पूरा डिस्कस कर लिया सवाल, अब तुम्हें इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ में, तुम इसकी खाली क्या बना लेना, बैलेंस शीट बनाना, ताकि इसमें चीजें चिपका दो तुम लोग। क्लियर है? ऑनलाइन तो जल्दी बता दो। ये रहा इसका सोल्यूशन भाई, ये पूरा मंजन है इसके अंदर, ये बनाई हुई है बैलेंस शीट साथ में इसकी। सही है। अच्छा भाई देखो यार, अब चीजें तो सारी कवर्ड है, रिवीजन भी हो गया है। सही है। एक एक दिन में याद दिलाते रहना, मैं तुम्हें सवाल भी देता रहूंगा ताकि तुम्हारी फर्दर प्रैक्टिस होती रहे। और एक जाते हुए एक चीज बस बताऊंगा तुम लोगों को कि भाई, ऐसा नहीं करना कि यार FAR 2 पक्का है तो उसको आखिर में देखूंगा। ये मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि सर FAR 2 तो मतलब सही है, हम उसको आखिर में देख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस है। पर मैं फिर बता दूं आपको, हर एक सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, सिर्फ FAR 2 ही नहीं। अगर ऑडिट है तो ऑडिट को साथ लेके चलोगे, MFA है, कॉस्टिंग है तो उसको भी साथ लेके चलोगे। हर सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, किसी में ज्यादा अच्छी तैयारी है तो उसको टाइम कम देना, ऐसा नहीं कि टाइम देना ही नहीं, तो ये एक ब्लंडर हो जाएगा। सही है जी। तो पासिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल सॉल्व करो रोज। अभी अगर मैं तारीख देखूं, आज तो 13 है। सही है। अभी भी आपके पास 25 दिन तो हैं, 25 दिन है। नहीं तब तो मतलब 7 वो हो गए ना, चलो 22 दिन है, 20 22 दिन है। 20 22 दिन में, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, ये जैसे जो मुझ जैसा बच्चा था जिसको पैसे नहीं होते थे पढ़ाई के, तो वो आखिर दिन में तैयारी करता था। तो मुझ जैसा बच्चा अगर तैयारी कर जाता था ना उन दिनों में, तो तुम लोग तो कर ही सकते हो। तुमने पूरा साल पढ़ाई की है, पूरे 6 महीने पढ़ाई की है, तुम्हारे पास लॉजिक्स है। मैं तो लॉजिक डेवलप करने बैठता था बाद में, यार चलो कहीं से पता लग जाए, कोई दोस्त बता दे। सही है जी। तो यार वेरी गुड लक एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह तुम सबको कामयाब करे। सही है जी। तुम्हें पास होके आना है, बस ये है एक दुआ। सही है जी। तो मेहनत करो यार, तुम्हारे लिए हाजिर हैं, तुम पूछते रहना चीजें, कॉल, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बच्चे पूछते भी हैं, बता भी देता हूँ। हाँ, किसी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप रिमाइंड करा दें, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सही है जी। क्योंकि मीटिंग में होता है कभी बंदा, या कभी बिजी होता है, तो आप यू कैन कॉल। सही है जी। बस इंशाल्लाह सब पास होंगे तो मिलते हैं होपफुली। मैंने अपना हक अदा किया भाई, मैंने जीरो से लेके आखिर तक तुम्हें लेके चला हूँ। सही है। और मैंने कोई, मुझे पता है कि मैंने कोई कमी नहीं रहने दी इसके अंदर। सही है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह FFR में। सही है जी। अल्लाह हाफिज।